बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में तो आगे सेकंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। आगे अब सेकंड ईयर क्लासेस का आगाज़ करते हैं। तो सेकंड ईयर में बेटा आप आगे खूब स्ट्रगल करनी है। आपको पता है कि आपका एफएससी का रिज़ल्ट सेकंड ईयर में की जाने वाली स्ट्रगल पे ही ज़्यादातर बेस्ड करेगा। तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री का आगाज़ करते हैं। तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री में पहले तो ये देख लें कि आपके 16 चैप्टर्स हैं। उनमें से जो स्टार्ट वाले चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक के हैं, और चैप्टर नंबर 7 से आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन पहले कवर करना है, मतलब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी। इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 7 में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है। तो पहले तो देख लें इसका इंट्रोडक्शन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। मॉडर्न डेफिनेशन हमने देखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि जो भी रिसर्च वगैरह की गई उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्रॉपर मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी या क्या है। सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स स्टडी करने हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने आज के लेक्चर में स्टडी करनी है। वैसे हमने चैप्टर 7 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 में हमने फर्दर ये भी देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइसोमरिज्म क्या है। इंट्रोडक्शन अगर देखें तो 200 to 300 ईयर्स अगो, 200 से 300 साल पहले, उस वक़्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं था जैसा कि हम आज स्टडी करते हैं। हमें पता है अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड। एक बड़ी तादाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवर हो चुकी है। उस वक़्त 200 से 300 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नहीं कह सकते, कोई भी कंपाउंड उसको क्लासिफाई किया जाता था ओरिजिन की बेस पर, कि किस ओरिजिन से वो निकले हैं, किस सोर्स से वो ओरिजिनेट हुए हैं, उस बेस पर उनको क्लासिफाई किया जाता था। तो दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिस भी कंपाउंड को स्टडी किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ओरिजिन बेस पर इनको क्लासिफाई किस तरह किया गया कि अगर वो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकले हैं तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिनरल्स वगैरह से निकले हैं तो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसी टॉपिक पर फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, जिस बेस पर वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की गई। अब वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या हाँ जी, वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ख़ास किस्म की फोर्स से बनते हैं, ये माना जाता था। इनको सिंथेटिकली हम नहीं बना सकते, मतलब हम इनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी का नाम दिया गया, दैट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एक ख़ास किस्म की फोर्स से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब हम नहीं प्रिपेयर कर सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस ख़ास किस्म की फ़ोर्स से प्रिपेयर होते हैं। हम उनको सिंथेटिकली प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम उनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब वो ख़ास किस्म की फ़ोर्स का मतलब है वाइटल फोर्स, एक स्पेसिफिक फ़ोर्स। अगर इसकी ओवरऑल स्टेटमेंट देखें वाइटल फोर्स थ्योरी की, तो वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी मैन्युफैक्चर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स, एंड दीज कंपाउंड्स कुड नेवर बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। वही बात कि हम इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग्स से मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेडरिक वोहलर, एक साइंटिस्ट, 1828 में उसने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया।
मतलब उसने वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था उसको गलत साबित कर दिया। बेसिकली फ्रेडरिक वोहलर 1824 से ये कोशिश कर रहा था, वो 1824 से ही अपना ये कॉन्सेप्ट दे रहा था कि नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। 1828 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। उसने अमोनियम सायानेट से यूरिया को प्रिपेयर किया। NH4CNO अमोनियम सायानेट का फार्मूला है। इससे उसने NH2C+O NH2 उसने यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मतलब उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। अब यूरिया के साथ आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री। तो यूरिया वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया। मतलब फ्रेडरिक वोहलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल से प्रिपेयर नहीं कर सकते, फ्रेडरिक वोहलर ने वो कॉन्सेप्ट गलत साबित कर दिया। ठीक है, अब आगे 7.1 आपकी बुक का जो टॉपिक है मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं 7.1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न डेफिनेशन, जो भी रिसेंट रिसर्चेज वगैरह हुई उसके रिज़ल्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को की क्या मॉडर्न डेफिनेशन बनाई गई। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी एंड देयर डेरिवेटिव्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री की उस ब्रांच को जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, मतलब हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे। अब सोचना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप मैट्रिक में बड़ी डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। आपने पढ़ा था अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स, डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन के दरमियान तो अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो अल्काइंस। हाइड्रोकार्बन्स को आपने बड़ी डिटेल से मैट्रिक में स्टडी किया था। एंड देयर डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है, हम कहते हैं किसी चीज़ से माखूज़ होने वाली, मतलब ड्राइव होने वाली जो चीज़ है उसको हम उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। मैट्रिक में ही आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की, जहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स की आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो इसमें देखें कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या है आपका, मीथेन, उसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब कि हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। इसके रिज़ल्ट में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो देखें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शुमार करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। और इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसकी स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच को बोलते हैं। अब यहाँ पर CCl4 जो है इसमें क्लोरीन की जगह पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फ़र भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बाइड्स वगैरह, इन सब में देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड की आप मिसाल ले लें कि दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर नॉट हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। वजह कि पहली बात तो यही आपने देख ली ना कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी वजह कि दीज आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, कि ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव भी नहीं हुए, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं मिलती होंगी। ठीक है, तो ये थी एक जनरल डेफिनेशन जिसमें हमने देखा कि वो कंपाउंड्स
जो हाइड्रोकार्बन्स हों, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हों, या इनके डेरिवेटिव्स हों, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और उनकी स्टडी को हम बोलते हैं कि दीज आर, उस केमिस्ट्री को बोलते हैं दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच को। ठीक है, आगे 7.2 नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स पढ़ने हैं, मतलब हम उनकी कुछ खसूसियात पढ़ने लगे हैं, कुछ पेक्यूलियर नेचर, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनकी बाकी एलिमेंट्स से। तो फर्स्ट फीचर जो हमने स्टडी करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, दैट इज़ पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की पेक्यूलियर नेचर, पेक्यूलियर का मतलब होता है यूनिक, समथिंग डिफरेंट। तो इसमें हमने जो पॉइंट देखना है दैट इज़ कैटिनेशन। कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन को देखें तो कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टी हमने देखी है दैट इज़ कैटिनेशन, और कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब कार्बन का कार्बन के साथ लिंकेज, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर कार्बन के साथ वो फर्दर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक लॉन्ग चेन बन जाती है। या ये लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ये ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है, ये साइक्लिक रिंग्स भी हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन लिंकेज और उसके रिज़ल्ट में बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो होती है उसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन का कार्बन के साथ ही मिलकर लिंकेज बनाना, इस एबिलिटी को जो बोलते हैं दैट इज़ कैटिनेशन। ये इसकी पेक्यूलियर नेचर में आ जाता है। अब ये कैटिनेशन, यही वजह है कि कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। जो एलिमेंट ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, इसका बॉन्ड अपने ही एलिमेंट के साथ बनता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड की निस्बत। क्या मैंने बात की कि जो एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है उस एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड होता है दैट इज़ स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन उस एलिमेंट का किसी और एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनता है उसकी निस्बत। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर इनमें जब एक बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली इनकी बॉन्ड एनर्जी भी होगी वो ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो हम ये फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड एनर्जी भी उसकी ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब अगर हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड की बात करें और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करें, कार्बन अगर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड जो सा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा देन कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड होता है उसकी निस्बत। अब अगर देखें कि क्या कार्बन ही है वो एलिमेंट सिर्फ जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो सिर्फ कार्बन नहीं है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, और भी एलिमेंट्स हैं। फास्फोरस भी शो करता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, सिलिकॉन भी शो करता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, लेकिन कार्बन के केस में ये बड़ी इम्पोर्टेंट फील्ड है कैटिनेशन, और उसके रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी की जो वजह है उनके बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बने हैं उसके पीछे वजह है कैटिनेशन। उसकी क्या वजह है कि कार्बन के पीछे एक पूरी ब्रांच बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जबकि फास्फोरस और सिलिकॉन भी तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके पीछे ये वजह है कि कार्बन जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसके रिज़ल्ट में जो उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट आर थर्मली एंड केमिकली स्टेबल, वो थर्मली एंड केमिकली स्टेबल होते हैं। जबकि फास्फोरस या सिलिकॉन वगैरह की अगर हम बात करें तो उनके जो कैटिनेशन के रिज़ल्ट में प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी जो उनकी है उसके रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो थर्मली एंड केमिकली इतने स्टेबल नहीं होते जितने कार्बन के प्रोडक्ट्स स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है कैटिनेशन इन कार्बन की। कार्बन कार्बन का लिंकेज है, पहले लीनियर चेन दिखाई गई है, नेक्स्ट में रिंग स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। पहले 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, फिर 5 कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग चेन आ गई, और 6 कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन आपने पढ़ा होगा